टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु। जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट कोहली साहब। कोहली साहब का स्वागत है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको येलो सूट में देख करके। मुझे लगता है कि वसंत पंचमी पे जो हम लोग कहते हैं कि पीला पहनना चाहिए, उसी को मानते हुए आपने ये सूट पहना। वसंत ऋतु की शुरुआत की आपने झलक भी दिखाई है और इसे शुभ भी माना जाता है। तो बता दूं दर्शकों के कि शुभ है, तो हमारे टैक्स गुरु ने इस बार आपके लिए कुछ खास कैलकुलेशन लेकर आए हैं जो आपको टैक्स बचाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि 1 अप्रैल से नए सिरे से बन सकती है आपकी सीटीसी। टेक होम सैलरी से लेकर टैक्स की देनदारी में होंगे बड़े बदलाव। आपको समझाएंगे पूरा कैलकुलेशन। जीएसटी कारोबारी भूलकर भी सेल्स रिटर्न में ना करें कोई गड़बड़ी, वरना तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सस्पेंड। बताएंगे क्या है इससे बचने का तरीका। और अगर आप देश और विदेश के क्लाइंट्स को दे रहे हैं सर्विस, तो क्या दोनों पर ले पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो है नए लेबर लॉज को लेकर के। इसके बारे में कई सारी खबरें आपने पढ़ी होंगी, हम लोगों ने भी कई सारी स्टोरी यहाँ पे दिखाई है, लेकिन इसका एक नाता रिश्ता आपके टैक्स की देनदारी से है। क्योंकि नए कानून के हिसाब से हो सकता है कि आपकी जो पूरे जितने अलाउंस है वो आपकी बेसिक सैलरी का 50% से ज़्यादा ना हो। इस तरह के कानून आने वाले हैं और इससे आपकी टैक्स की देनदारी पर क्या असर पड़ने वाला है, ये समझाने के लिए चलते हैं सीधे बगैर देरी किए हुए शरद कोहली साहब के पास। कोहली साहब, क्या है ये नए कानून और किस तरह से टैक्स की देनदारी पर असर पड़ेगा इसका? पहले तो लक्ष्मण, वसंत पंचमी की और वसंत ऋतु के प्रारंभ की आपको भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा पीला पहन के हम एक शुभारंभ करें आज इस नव ऋतु का, वसंत ऋतु जिसको बोलते हैं। जी हाँ, देखिए, न्यू वेज कोड बिल जिसका हम बहुत समय से चर्चा सुन रहे थे, बहुत सारे लेबर लॉज को मिला के 1 अप्रैल से केवल नोटिफाई मात्र होना बाकी है, 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। तो इस पे बेसिकली इस वेज कोड बिल में जो देखने को मिल रहा था कि सोशल सिक्योरिटी को दुरुस्त किया जा रहा था कि कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती हैं उसमें बेसिक प्लस डीए पर आपका सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड वगैरह लगता है। अब जब फेरबदल किया जाएगा, जब उसको 50% पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप 50% से ज्यादा अलाउंसेस नहीं दे सकते हैं नए वेज कोड बिल के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने ये देखा कि इससे टैक्स पे भी फर्क पड़ने वाला है लक्ष्मण। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि वो अलाउंसेस को 50% से ज्यादा दे देती हैं, और 2 मुख्य अलाउंसेस हैं, एचआरए है और एलटीए है जो इस समय एग्जेम्प्ट है, तो वो 50% क्रॉस कर जाता है टैक्स बचाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि एक टेबल के माध्यम से, वो टेबल आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगी। कोहली साहब, पहले मैं टेबल पे आगे आने से पहले एक सवाल पूछूंगा। तो आपने जो 2 बड़े अलाउंस की बात की, तो नए कोड आने के बाद ये 2 बड़े अलाउंस मिला करके भी किसी भी सूरत में बेसिक सैलरी से आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। चूंकि ज़्यादा नहीं होगा तो फिर टैक्स की देनदारी भी आपकी बदल जाएगी, राइट? जी हाँ, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्मण होगा भी तो उसको, अगर आप मान लीजिए दे भी रहे हैं तो देने से रोक नहीं होगी, परंतु जो सोशल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए उदाहरण के तौर पे कैलकुलेशन के लिए, वो 50% पे उसको रोक दिया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था। तो टेबल के माध्यम से हमने लक्ष्मण ये जतलाने की कोशिश करी कि 3 सैलरी लेवल्स मैंने लिए, 50,000, 75,000, 1 लाख। ये केवल उदाहरण मात्र है और इसमें 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। इसमें हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट को इग्नोर किया है। इसलिए इग्नोर किया है क्योंकि इनका इफेक्ट ओवरऑल कैलकुलेशन पे नहीं पड़ेगा, आप उतना ही बढ़ा सकते हैं, तो केवल उदाहरण मात्र हैं। हमने देखा लक्ष्मण के जब पुराने वेज कोड बिल में कुछ कंपनीज 50% से ज्यादा एचआरए एलटीए की टोटल वैल्यू लगा रही थी, जिसकी वजह से जब हमने उसको न्यू वेज कोड में किया, आप टेबल पे देख रहे होंगे, आपके सामने कैलकुलेशन आ रही है कि 50,000 पे, 75,000 पे, 1 लाख पे जो टैक्स की देनदारी आती है उसको हमने एक तरफ रखा, पुराने सिस्टम जो अभी चल रहा है। फिर हमने नए वेज कोड बिल जिसमें 50% की कैप लगा दी गई इन अलाउंसेस के ऊपर। जैसे ही वो कैप लगाई, हमने देखा, आप देखेंगे टेबल में भी, आप देखेंगे कि आपकी टैक्स की देनदारी 50,000 में 2,500 रुपए आ गई, जबकि पहले वाले में 0 आ रही थी। 75,000 वाली जो सैलरी थी पर मंथ, उसमें 4,500 रुपए बढ़ गई आपकी टैक्स की देनदारी। और 1 लाख रुपए महीने जिसकी सैलरी थी, उसमें सालाना करीब 24,000 रुपए का फर्क पड़ गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को अलाउंसेस ज्यादा देके अपना सोशल सिक्योरिटी सीटीसी जिसको हम कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बचा के सीटीसी को घटा नहीं सकती हैं। उनको 50% की वो लिमिट अब लगा दी जाएगी 1 अप्रैल से, होपफुली ये आने वाला है। तो इसमें 2 चीजें, इसको आपने दोनों ही बातें कही, ये सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से ज्यादा बेहतर माना जाए
क्योंकि ये आखिरकार एम्प्लॉय के हित में होगा, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टैक्स की देनदारी बढ़ने वाली है? कैसे देखना चाहिए इसको, टैक्स पेयर्स को? दोनों ही बातें हैं लक्ष्मण, आपने बिल्कुल खूब खूब पकड़ा आपने, बिल्कुल दोनों बातें हैं कि सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का देखें तो एम्प्लॉय के फायदे की बात है, क्योंकि उनका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है उदाहरण के तौर पर वो अब ज्यादा जाएगा, क्योंकि वो बेसिक प्लस डीए पे जाता है। पर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी शायद टैक्स की देनदारी बढ़ जाए, क्योंकि जो टैक्स उनका 50% से ज्यादा एग्जेम्प्ट अलाउंसेस दिखा के मिल रहा था, वो अब उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। वो एचआरए और एलटीए की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि बाकी अलाउंसेस लगभग सभी टैक्सेबल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज जो समझ पा रहा हूं मैं, वो ये है कि आपके टैक्स की देनदारी बढ़ेगी, पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपका फ्यूचर ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पे हम लोग आगे चलकर जब सरकार औपचारिक तौर पे इसको नोटिफाई करेगी तो अलग से इसको समझाने के लिए स्पेशल शो करेंगे और इस पर विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या आपकी सेहत पर असर पड़ने वाला टैक्स की सेहत पर। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से रितेश गुप्ता जी। रितेश जी बताइए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल है, सरकार का जो एलटीए स्कीम है, मैंने अपने एम्प्लॉयर को एलटीए डिक्लेयर करना भूल गया हूँ, तो अच्छा। क्या मैं ये रिटर्न के टाइम पे क्लेम करके एलटीए बेनिफिट ले सकता हूँ? एलटीए में मेरा तात्पर्य है कि मैं जो कुल परचेज जो 3 लाख रुपए तक का होता है 36 पर, वो मैं करना चाहता हूँ। ओके। तो वो क्या मैं ले सकता हूँ बगैर डिक्लेयर करे, जो मैं रिटर्न में क्लेम करूँ? और मेरा दूसरा सवाल है, यदि हाँ तो क्या, जैसे मेरा वाइफ भी वर्किंग है, तो क्या हम ये दोनों क्लेम कर सकते हैं? मतलब वो भी एक 3 लाख के परचेज तक का और मैं भी उतने का परचेज करके दोनों लोग इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं क्या? देखिए रितेश जी, लॉकडाउन में ये एक सुविधा सरकार ने दी थी कि जो लोग एलटीए अपना नहीं क्लेम कर पाए, हालांकि आप भूल गए, हकीकत तो ये थी लॉकडाउन में कोई ट्रैवल ही नहीं कर पाया, तो लीव ट्रैवल अलाउंस कहां से उसका अवेल कर पाते, पर क्योंकि आप भूल गए हैं, चलिए हम उसी में मान लेते हैं कि आप नहीं कर पाए, तो उसमें सरकार ने प्रावधान निकाला था कि आप उसका 3 गुना अगर सामान कुछ खरीद लेते हैं जिसपे 12% से ज्यादा जीएसटी है, तो आपको मैक्सिमम 36,000 रुपए तक का रिबेट मिल सकता है। ये प्रावधान उस समय किए गए थे। तो आप अगर कोई ऐसी चीज ले लें जो कि 36,000 है, तो 1 लाख, आप तो कह रहे हैं आप 3 लाख खर्च करना चाहते हैं, कार वगैरह शायद कुछ लेना चाह रहे होंगे, तो आप वो अगर ले लेते हैं तो आपको एलटीए 36,000 रुपए का तक का एलटीए का बेनिफिट बकायदा मिल जाएगा। आपका दूसरा सवाल था कि आपकी वाइफ ले सकती है कि नहीं। देखिए, वाइफ का जिसके नाम से एलटीए आ रहा है और जिसका टैक्स कट रहा है, जिसके टैक्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, वही ले सकता है इसको। आप वाइफ को आप अपनी ली हुई कार में घुमा जरूर सकते हैं, पर वाइफ को आप टैक्स बेनिफिट ये नहीं पास कर पाएंगे। हालांकि टैक्स बेनिफिट का दूसरा बेनिफिट क्या दे सकते हैं, विकल्प भी आपको सुझाव दिया है कोहली साहब ने। चलिए आप इस पर गौर फरमाइएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से जेएस जौहर साहब। जौहर साहब बताइए, क्या उलझन है आपके? हाँ जी, नमस्कार जी। हम आपका प्रोग्राम रेगुलरली देखते हैं। मेरा क्वेश्चन जो है वो एलटीसीजी के बारे में है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि बजट में एलटीसीजी वेव ऑफ कर देंगे, और लेकिन हुआ मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। और ये एलटीसीजी जो इक्विटी शेयर्स पे लगता है जी जी, और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 लाख से ज्यादा कैपिटल ये वो है तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा? ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2021-22 ये आने वाला भी है। जी हाँ जौहर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, हम भी उसकी निरंतर चर्चा कर रहे थे, पर उम्मीदें तो उम्मीदें होती हैं। उम्मीद तो हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो सरकार ने और बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जिससे हमको तसल्ली करनी पड़ी अब, और करनी चाहिए भी। एलटीसीजी का नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया जौहर साहब, जैसा कि आपको सरसरी तौर पे आपको मालूम पड़ा। हम गहराई में भी बता देते हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं किया गया। 1 लाख की जो एग्जेम्पशन मिलती थी वो निरंतर अभी बनी रहेगी, अभी उसमें कोई फेरबदल नहीं है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं जैसे पहले आप उठाते थे। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं राजस्थान के उदयपुर से राजीव अरोड़ा साहब। राजीव जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है, मैं पब्लिक सेक्टर में सर बैंक में काम करता हूँ सर। मेरा वेज रिवीजन के चलते अभी इस टाइम पे आप यूँ समझिए कि एरियल मिलते हैं, एरियल। पिछले साल सर मतलब मैंने टैक्स थोड़ा सिस्टम को चुना और रिटर्न फाइल किया था। अच्छा। और अभी इस साल के लिए मैं एक टैक्स रिजाइम को चुनना चाहूँगा सर। तो मतलब सवाल मेरा ये है कि सेक्शन 89 के तहत मैं एरियर का टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता?
जी हाँ राजीव जी, पहले तो आपको एरियर्स मिलने वाले हैं, बहुत बहुत उसके लिए बधाई। पैसा इकट्ठा आता है तो अच्छा लगता है, और आप नए रजीम में आ रहे हैं, ज़रूर आपको उसमें लाभ दिख रहा होगा, आपने कैलकुलेशन करके देखी होगी, तभी आप नए रजीम में आना चाहते हैं। तो हम आपको खुशखबरी एक और साथ में दे देते हैं, आप बिल्कुल नए रजीम में भी सेक्शन 89(1) में जो रिबेट मिलता है, जो टैक्स में से छूट मिलती है एरियर्स पर, उसको आप बाकायदा ले सकते हैं। तो खुशखबरी पे खुशखबरी आपके लिए, आप नए रजीम में आ रहे हैं, आपको एरियर्स मिल रहे हैं और साथ में आपको टैक्स का फायदा भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल कहीं कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आप ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए और हम लोग ऐसे ही अच्छे सुझाव देंगे जिससे आपको बचत भी होगी। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपकी कंपनी ने वापस लिए बोनस को फॉर्म 16 में एडजस्ट नहीं किया है तो फिर आपके पास क्या है रास्ते, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का इकलौता शो जहां आपको इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े हर सवालों के बहुत ही आसान जवाब मिलते हैं। जी हां, वो टैक्स गुरु है और हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हर बार जुड़ते हैं। इस बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद कोहली साहब। कोहली साहब, फिर से चलते हैं लोगों के पास, दर्शकों के पास जिनके पास कई सारे सवाल हैं। दिल्ली से निशांत कुमार जी अभी हमारे साथ फोन लाइन पर। निशांत जी बताइए, कैसे दूर करें आपकी उलझन को? Good morning, sir. जी First of all, नमस्कार। I would like to thank CNBC Award and especially Tax Guru Show. चलिए, बहुत बहुत because, शुक्रिया, आपने हमारी तारीफ की। और हिंदी में सवाल पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल सर। सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी मई 2020 में। ठीक है। और उस टाइम पे मुझे ज्वाइनिंग बोनस मिला था एक आफ्टर डिडक्शन ऑफ TDS। लेकिन मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ी अगस्त 2020 में। ठीक है। तो उस टाइम पे मुझसे पूरा ज्वाइनिंग बोनस वापस ले लिया गया, बट वो अमाउंट मेरे फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट और फॉर्म 16 दोनों में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से मेरा TDS कट गया है बिना इनकम के। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि मैं वो TDS कैसे वापस ले सकता हूँ, और कंपनी क्या सही है वो अमाउंट फॉर्म 16 में शो करने के लिए, क्योंकि वो डिडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, ओनली जो मुझे उन्होंने मैं समझ गया, पेमेंट किया समझ है गया। वो शो कर रहे हैं, ठीक जो है, मुझसे समझ- वापस लिया है वो शो नहीं कर रहे। ठीक है। निशांत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप टैक्स गुरु शो को पसंद करते हैं और हम आपकी आज उसी स्पिरिट में आपको इसका हल भी बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो कंपनी को उसको रिवर्स करना चाहिए था, क्योंकि कंपनी के पास समय था 31 मार्च, और जिस समय आपको ये दिया गया और वापस लिया गया, अगस्त की बात कर रहे हैं कंपनी को, पर कंपनी ने अगर नहीं किया है तो अब आपके सामने रास्ता यह है कि आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इस साल की, तो आप उसमें बिना ज्वाइनिंग बोनस के अपनी सैलरी अपनी कैलकुलेशंस दिखाइएगा। तो उससे क्या होगा कि जो 26 AS में आपका TDS है, जो इनकम आएगी और आपकी इनकम में मिसमैच हो जाएगा, तो आपको 143(1) का एक नोटिस आएगा। उसके लिए तैयार रहिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि मिसमैच होता है तो नोटिस आएगा। उस नोटिस के जवाब में निशांत आप क्या करिएगा कि आप उसका रिप्लाई अपलोड करिएगा, जिसमें आप प्रूफ लगाइएगा कि ज्वाइनिंग बोनस मुझसे वापस लिया गया। आपको कोई लेटर आया होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपको लगता है प्रूफ ये सिद्ध करने के लिए कि ज्वाइनिंग बोनस आपको वापस दे दिया गया, तो आप उसको साथ लगा के, और उसका तुरंत निवारण हो जाएगा, और आपको जो फालतू का पैसा कटा है वो आपको उसके 143(1) के रिप्लाई के निवारण के बाद आपको वापस दे दिया जाएगा। और फिर भी निशान जी वापस ना आया पैसा तो टैक्स गुरु को लिखिएगा। टैक्स गुरु फिर दूसरे तरीके से इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करेगा, आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो तरीका बताया है शरद कोहली साहब ने वो आपके काम आएगा, जो अक्सर होता है सभी दर्शकों के साथ। तो चलिए, सारी बातें थी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं GST की। पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में GST रजिस्टर्ड कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किए जा रहे हैं, कैंसिल किए जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ी वजह जो होती है वह सेल्स रिटर्न में आप कोई गड़बड़ी करते हैं तब आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप इससे बचें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे बचेंगे, कोहली साहब आपको बताने वाला। कोहली साहब। जी हाँ लक्ष्मण, ऐसा संज्ञान में आ रहा था GST डिपार्टमेंट के कि बहुत सारे लोग जब अपनी GSTR 1 फाइल करते थे तो उसमें एनॉमलीज निकलती थी, उसमें कमी निकलती थी, उसमें त्रुटियां निकलती थी, और ये त्रुटियां होती थी सप्लायर्स की जो इनवॉइसेस को फीड करने में। कहीं पर इनवॉइस नंबर गलत होता था, कहीं पर अमाउंट गलत होता था, कहीं पर HSN कोड गलत होता था, कहीं पर डिस्क्रिप्शन गलत हो जाता था, कहीं पर रेट गलत। तो मतलब कहने का है कि आपको जो सप्लायर की इनवॉइस आई है तो वो ऐसे की ऐसी GSTR 1 में ठीक तरीके से जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। तो डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जानबूझ के टैक्स की इवेजन करने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके से ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नोटिस में आते ही उसका नंबर तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, जो जिस्टिन होता है।
पर एसओपी के मुताबिक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया, 30 दिन का आपको नोटिस आएगा, नोटिस दिखने लग जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको अपनी सफाई देनी है कि आपने ये गलतियां क्यों करी, ये जानबूझ के की गई या अनजाने में हो गई। अगर अनजाने में हुई और वन ऑफ है, मतलब एक गलती हो गई, हमेशा नहीं होती है, और पता लग जाता है, वो गलती के ट्रेंड से पता लग जाता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर दिया जाएगा। पर अगर मालूम पड़ा लक्ष्मण कि इसमें दाल में कुछ काला है और जानबूझ के कोई शरारत कर रहा है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सदा के लिए उसके हाथ से ले लिया जाएगा। तो बिल्कुल जानबूझकर कर रहे हो तो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। और अनजाने में हो रही है तो जैसा कि बताया कोहली साहब ने, कई सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पर ध्यान रखेंगे तो शायद वो गलती हो भी ना। लेकिन कोहली साहब, बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी को लेकर भी आप इतनी ही गहरी पकड़ रखते हैं। मुझे क्या लगता है कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, कितना रिसर्च करते होंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं लक्ष्मण टैक्स मैं सोचता हूँ टैक्स दोनों आ जाते हैं। टैक्स दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल। अब तो खैर जीएसटी आम लोगों के भी काम का टैक्स हो गया है, तो दोनों पे आपकी पकड़ वाकई हम लोग दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। फिलहाल चलते हैं असम, जहां से अजीत सिंह भंसाली साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत जी, बताइए क्या उलझन आपकी। हाँ, नमस्कार कोहली साहब। हेलो, नमस्कार अजीत जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार कोहली साहब। सबसे पहले मैं आपको हार्दिक धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि आप लाखों छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याओं का बहुत ही आसान तरीके से इसका समाधान आप बताते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि हम लोग जो है यहाँ पे मशीनरी पार्ट का बिजनेस करते हैं और यहाँ पे आउट ऑफ आसाम के काफी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे बिजनेस वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनको क्या है कि आईजीएसटी इनवॉइस वो लोग मांग रहे हैं, तो हमें देना चाहिए कि नहीं उनको? देखिए अजीत जी, पहले तो आप धन्यवाद करें आप सीएनबीसी आवाज का, लक्ष्मण का, उनकी सारी टीम का, जो इतनी मेहनत करके इस शो को कंपाइल करते हैं। आपका सवाल ये है कि आसाम में बाहर की स्टेट्स के लोग काम कर रहे हैं, वो आपसे आईजीएसटी इनवॉइस मांग रहे हैं। तो देखिए उनको ये बताइएगा कि जीएसटी में एक प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन दिया गया, उसकी बहुत अहमियत है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ही महान है, प्लेस ऑफ सप्लाई ही अल्टीमेट मानी जाती है। तो क्योंकि उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, असम में है, और वो आप काम भी असम में कर रहे हैं, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई के अनुसार उनको एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करना चाहिए। आईजीएसटी वो जहां के भी हैं, मान लीजिए पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, जहां से भी हैं, वो नहीं माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई असम होने के कारण उनको एसजीएसटी सीजीएसटी चार्ज करना चाहिए। आईजीएसटी आप उनको समझाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको समझ में आएगा, और लोकल रजिस्ट्रेशन लेके एसजीएसटी सीजीएसटी आपसे चार्ज करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं भंसाली साहब आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब एक कॉल आया मेरठ से एसके जैन साहब का। जैन साहब, क्या उलझन है, कैसे दूर करें? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा सर, मेरा सवाल एक जीएसटी से रिलेटेड है। अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि 1 जनवरी से जो 2 करोड़ से ज्यादा वाले टैक्स पेयर्स हैं उन्हें ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करना है। तो हमारे ऊपर एप्लीकेशन है 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 1 जनवरी से किया है, क्या उसमें आईआरएन बेस्ड जीएसटी ई वे बिल फॉर B2B सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सेल्स इज मैंडेटरी और दिस इज ओनली ऑप्शनल? सवाल आपका बहुत दुरुस्त है और बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, जो आईआरएन इनवॉइस रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अब इनवॉइसिंग अपने आप दिखाई देने लग जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक करीब करीब पकड़ लिया है। जो ई वे बिल वाला है, जो B2B में ये एप्लीकेबल है, एक्सपोर्ट में एप्लीकेबल है, पर जैन साहब एक बात ध्यान से नोट करें, B2C में ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपकी बिजनेस टू कंज्यूमर जो बिलिंग हो रही है, वहां पर आपको आईआरएन सिस्टम नहीं दिखेगा, B2B में दिखेगा, और एक्सपोर्ट की इनवॉइसेस में बाकायदा आपको दिखाई देगा। आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, इससे टाइम भी बहुत बच रहा है और सरकार को भी बहुत मदद मिल रही है रिटर्न्स को प्रोसेस करने में। केवल इसका ध्यान रखना है कि B2C में नहीं है, B2B और एक्सपोर्ट वाले इनवॉइस में ये आपको दिखेगा। पिछले शो में हमें लगता है इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था, कुछ सवाल भी इससे जुड़े हुए आए थे। अगले कॉलर के पास चलते हैं, जो कि दिल्ली से हैं, रामफल शर्मा जी। शर्मा जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा नाम रामफल है। मैं जो ना काफी टाइम से ये टैक्स गुरु का प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ जी। बहुत तो बहुत शुक्रिया। मेरा आजादपुर मंडी में जो ना आड़त का काम है। मैं किसानों से सब्जी खरीदता हूँ, आलू प्याज मटर टमाटर वगैरह, और आगे होलसेलर को बेच देता हूँ। ठीक है। इस बार मेरी सालाना टर्नओवर 50 से 60 लाख की उम्मीद है,
और मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो मैंने सुना है कि 40 लाख पर जो ना जीएसटी लगता है। तो मैं टैक्स गुरु से ये सलाह लेना चाहता हूँ कि मुझे जो ना मुझे जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है इस वजह से क्योंकि आप आज़ादपुर मंडी में हैं और किसानों से डील करते हैं और आपकी आमदनी लगता है कुछ ज़्यादा हुई है, टर्नओवर बढ़ा है, तो आप खुद ही जागरूक हैं और जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है। मुझे लगता है हर दर्शकों को इस लिहाज से सोचना चाहिए। कोहली साहब बताइए क्या जवाब है इनके लिए? जी हाँ रामफल जी, लक्ष्मण ऐसे महकमे से आ रहे हैं, ऐसे सेक्टर से आ रहे हैं जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। ये खुद आड़ती हैं, किसानों से सब्जियां खरीदते हैं। तो रामफल जी हम आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। सर्कुलर एक नंबर है 12/2017 का, उसके अनुसार जो भी व्यक्ति एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कमीशन एजेंट का काम करता है, आड़ती मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, आप आड़ती हैं एक ही बात है, कमीशन एजेंट का अगर आप काम कर रहे हैं, हम आपको लड्डू खिलाने वाली खुशखबरी देते हैं। आपके ऊपर जीएसटी, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 50 लाख छोड़ आप 5 करोड़ टर्नओवर करिए और हम उम्मीद भी यही रखेंगे कि हो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई रजिस्ट्रेशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो सर्कुलर कौन सा है कोहली साहब, फिर से एक और बता दीजिए, बाकी दर्शक भी इसको नोट कर लें। सर्कुलर नंबर 12 है 2017 का। सर्कुलर नंबर 12 2017 का। रामफल शर्मा जी इसको नोट कर लीजिए और आपके जो साथी लोग हैं जो इस कारोबार को करते हैं उनको ही बताइए ताकि उनके ऊपर कभी किसी भी तरह का जीएसटी का खौफ ना रहे, क्योंकि कई बार लोगों में बेवजह जीएसटी का डर समा जाता है, वो बिल्कुल डर ना रहे। और आपकी जो दिक्कत थी, सवाल थे, उसको तो दूर कर ही दिया कोहली साहब ने। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप देश और विदेश के क्लाइंट्स को दे रहे हैं सर्विस तो क्या दोनों पर ले पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक कॉल हमारे पास दिल्ली से आया संदीप कुमार जी का, जो कि फोन लाइन पर बने हुए हैं। संदीप जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं कोहली साहब से। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। नमस्कार कोहली साहब। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपका ये प्रोग्राम बहुत ही एजुकेशनल है, इससे बड़ी नॉलेज बढ़ती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। हाँ जी, सवाल मेरा ये था कि ना हम मार्केटिंग सर्विसेज करते हैं, कुछ बाहर की क्लाइंट्स के लिए करते हैं, यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए करते हैं, इंडियन क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं। और अब ये जानना चाहते हैं कि जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, वो क्या हम पूरा ले सकते हैं, क्योंकि हम बाहर की क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है और डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं। तो ये हमारा सवाल था। जी हाँ संदीप जी, आप आज लक्ष्मण, आज मुझे लग रहा है मेरा आज येलो रंग का ब्लेजर पहनना सफल हो गया क्योंकि निरंतर खुशखबरी आ रही है। जी हाँ संदीप जी, आप बिल्कुल दे सकते हैं। आप एक्सपोर्टर्स को जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो बाहर सर्विसेज दे रहे हैं यूरोप में, उसके अगेंस्ट जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर भी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक कर रहे हैं उस पर भी क्लेम कर सकते हैं। पूरा का पूरा दोनों के दोनों सेल्स पर इंडिया और बाहर की आप क्लेम कर सकते हैं और बाकायदा क्लेम कर सकते हैं। और इस बात की आप चिंता ना करें कि आप बाहर जिस क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं वो जीएसटी के हकदार हैं या नहीं है, आप क्लेम कर सकते हैं। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कई सारे सवाल कोहली साहब आ रहे हैं, लेकिन वक्त हो चला शो को अब यहीं पे खत्म करने का। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों को यही कहूँगा कि आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या जीएसटी जुड़ा हुआ, आप हमें लिख भेजिए। आप अपने सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर और नाम बताना ना भूलें। नमस्कार।